किसान आंदोलन से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर है। चंडीगढ़ में देर रात किसान नेताओं को मनाने की कोशिश नाकाम हो गई है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की बात नहीं बनी। एमएसपी गारंटी, कर्ज माफी, स्वामीनाथन रिपोर्ट पर किसान अड़े हुए हैं और 3 मुद्दों पर बातचीत जो है वो सरकार के साथ फेल रही है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए अब सड़कों पर उतरने का फैसला किसानों ने कर लिया है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर से आज सुबह 10 बजे से दिल्ली कूच करेंगे किसान, इस बात का ऐलान कर दिया गया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में बैठक बेनतीजा होने पर बोले किसान नेता, कई मुद्दों पर सरकार के मन में खोट है। किसान नेता ने कहा है कि किसान की जो मांग है वो सरकार नहीं मांग रही है। मांगों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेता ने कहा सरकार मांगों पर गंभीर नहीं है। आज दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे किसान प्रदर्शनकारी। सरकार के पास कोई प्रस्ताव है भी नहीं, ठीक है। वो सिर्फ केवल समय निकालना चाहती है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है भी मंत्रियों से हम बातचीत लंबी करें और कोई ना कोई हमारे पक्ष में निर्णय आए, और हमें कुछ ऐसा लगा नहीं मीटिंग में। कौन सी बातों में सहमति हो गई थी? मुझे लगता कोई बात पे ऐसी बात हुई नहीं। मेन एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा है। देखिए, आप कहते हैं ये हरियाणा है, हरियाणा के लोग चाहेंगे उनके रास्ते बंद किए, हरियाणा के लोग चाहेंगे तो रास्ते खुल भी जाएंगे। ये हरियाणा पे सब चल रहा है। जबरदस्त है जी, हरियाणा का सपोर्ट है, ताही हरियाणा ਨੂੰ कश्मीर च बदलिया गया। और जथेबंदी आई आपके साथ? बिल्कुल, आज मनजीत सिंह जी राय आए हैं हमारे साथ और भी यूनियन सारे। मैनू लगता कोई जथेबंदी ਇਹੋ जी इस वेले नहीं हैगी ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ सपोर्ट नहीं कर रही। ये कोशिश करेंगे कि इस देश के समस्त किसानों के, जो देश भर के किसान हैं, उनके और जन सामान्य के हितों की रक्षा हो, यह हमारा उद्देश्य है। और इस सिलसिले में हम अभी भी आशान्वित है कि किसान संगठन बातचीत करें। इसके अलावा भी बहुत सारे पक्ष है जिस पर हम ध्यान रखते हुए आगामी दिनों में समाधान निकालने का प्रयास करें। जितने भी विषय लाए गए थे उस पर अधिकांश में सहमति बनी थी, लेकिन सहमति के आधार पर हम आगे बढ़े। तो आपने सुना दोनों ओर की बात। इधर किसानों को दिल्ली कूच को लेकर बॉर्डर पर नाकेबंदी की गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर रात भर फेंसिंग होती रही। किसानों को रोकने के लिए भारी बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि आज किसानों ने ऐलान कर दिया है कि सुबह 10 बजे के बाद दिल्ली कूच करेंगे। और इसलिए जो दिल्ली आने वाले बॉर्डर वाले जो इलाके हैं वहां पर देखिए कैसे बैरिकेडिंग की गई है, कटीले तारों को लगाया गया है। किसानों को रोकने के लिए ये पूरे इंतजाम किए गए हैं। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। ये वही रास्ता है जो गाजियाबाद से होते हुए दिल्ली की ओर जाता है। और यहाँ पर आप फिलहाल बॉर्डर पे, यूपी बॉर्डर पे देख सकते हैं कि रात का लगभग 12 बजे से ऊपर हो चुका है और अभी भी काम लगातार जारी है। यहाँ पर 2 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई है, उसके ऊपर चिनाई की गई है, मिट्टी डाली गई है और उसके ऊपर कांटेदार तार लगाए गए हैं। पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार जो है तार फेंसिंग थी और कंक्रीट का जो काम सीमेंट भरने का था वो इस बार किया गया है। इसके अलावा जो फ्लाईओवर है उस पर बाकायदा एक साउंड सिस्टम लगाया गया है, जिसमें आंदोलनकारियों को चेतावनी देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगाए गए हैं और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिस पर किसानों जो आ रहे हैं उन पर नजर रखी जाएगी और किसी भी तरीके की गतिविधि पर पुलिस की कड़ी निगाह रहेगी। धारा 144 सभी बॉर्डरों पर लगा दी गई है। किसी भी प्रकार के जो ट्रैक्टर ट्राली हैं उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के हथियार को ले जाने की अनुमति नहीं है। जिला प्रशासन इस बार पूरी सख्ताई से किसानों को रोकने के लिए तैयार है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात युद्ध के मैदान से आ रही खबरों की करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में एटमी सर्वनाश का चक्र तेजी से घूमने लगा है। दरअसल यूक्रेन को F-16 की पहली खेप मिलने वाली है और रूस इससे भड़क गया है। रूस ने यूक्रेन पर 100 घंटे से जारी बारूदी वर्षा और भी तेज कर दी है।
यूक्रेन के 22 शहरों को विनाशक आग में झोंक दिया गया है। रूस ने कहा है कि अगर यूक्रेन ने F-16 से रूस पर हमले किए तो यह नाटो के अस्तित्व पर सबसे बड़ा संकट होगा। रूसी सेना ने यूरोप के कई देशों को चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिका का यह फाइटर जेट कैसे यूरोप विनाश का आधार बन सकता है, ये रिपोर्ट देखिए। ये यूक्रेन पर बरसे रूस के क्रोध की तस्वीरें हैं। यूक्रेन पर अनवरत बारूदी वर्षा जारी है। सौ घंटे से यूक्रेन पर रूसी हमले नहीं रुके हैं। यूक्रेन के 22 से ज्यादा शहर धधक रहे हैं। दक्षिणी यूक्रेन पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल हमले भी किए हैं। यूक्रेन पर बीते दिसंबर के महीने से इतने बड़े हमले नहीं किए गए जितने बीते 100 घंटे से जारी हैं। रूस ने कहा है कि यह हमले सिर्फ विनाश की शुरुआत है। अगर रूस की रेड लाइन को लांघा गया तो हमलों की रेंज में यूरोप के कई देश आ सकते हैं। इसकी वजह है यह तस्वीर। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक तस्वीर जारी की है जिसमें यूक्रेन का एक पायलट F-16 लड़ाकू विमान के साथ नजर आ रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूरोप के एक एयरफील्ड पर यूक्रेन के पायलट्स की F-16 लड़ाकू विमान से हमले करने की ट्रेनिंग जारी है। जल्द ही ये विमान रणभूमि में पहुंचने वाले हैं। इधर यूक्रेन ने F-16 का शक्ति प्रदर्शन किया और उधर रूस ने पहले से जारी हमलों की गति और संख्या दोनों बढ़ा दी। रूस ने यूक्रेन के कीव, सूमी, लीमन, डोनेस्क, ज़पोरिज़िया, खेरसोन, कुपियांस्क और खार्किव सहित कई शहरों पर जबरदस्त हमले किए हैं। इन ठिकानों पर 100 घंटे से रूस की बमबारी नहीं रुकी है। F-16 मिलने का ऐलान होने के बाद रूस ने यूक्रेन को शक्ति विहीन करने के लिए हमले और तेज कर दिए हैं। यूक्रेन को यूरोप और अमेरिका से मिलने वाले हथियार रूस का पहला टारगेट है। रूस ने फैब 500 बम से खार्किव, सूमी सहित यूक्रेन के कई हथियार गोदाम नष्ट कर दिए। और रूस ने यूक्रेन पर शाहिद कामिकाज़ी ड्रोन से हमले किए। इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ईरान ने 400 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाली ड्रोन रूस को दिए हैं और रूस ने इससे 30 से ज्यादा हमले किए हैं। साथ ही किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से भी रूस ने हमले किए हैं। इसकी रेंज 480 किलोमीटर तक की है। इसकी रफ्तार 12,350 किलोमीटर प्रति घंटा है और कुल 4 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी गई हैं। वहीं रूस ने यूक्रेन पर फैब 500 गाइडेड बॉम्ब से भी हमला किया है। इसकी विस्फोटक क्षमता 500 किलोग्राम तक और रूसी सेना से 50 से ज्यादा यहां हमले किए गए। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी शहर अवदीवका पर सबसे भीषण हमले किए हैं। डोनेस्क जिले के अवदीवका शहर में रूसी हेलीकॉप्टरों ने विनाशक बम वर्षा की है।
रूसी हेलीकॉप्टरों ने अवदीपका में यूक्रेन के मोर्चों पर गाइडेड बम और मिसाइलों से हमले किए हैं। अवदीपका में 10 अक्टूबर 2023 से जंग शुरू हुई और अब तक रूस ने इस शहर का बड़ा इलाका जीत लिया है। अवदीपका के किले को सुरक्षित रखने के लिए रूस ने आर्मर्ड व्हीकल और इन्फेंट्री की तादाद बढ़ा दी है। अवदीपका के साथ साथ डोनेट्स्क के जीते हुए इलाके को कब्जे में रखने के लिए रूस ने नई रणनीति बनाई है। गाजा से शुरू हुई जंग का विस्तार अब पूरे अरब में हो चुका है। जी हां, पहले लाल सागर दहला, फिर सीरिया, इराक इसकी चपेट में आया और अब गाजा से सटे मिस्र में यानी इजिप्ट में दहन काल शुरू होने वाला है। और जानते हैं इसकी वजह क्या है? दक्षिणी गाजा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। दरअसल बीती रात राफा क्रॉसिंग पर इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ प्रहार किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि हजारों फिलिस्तीनियों को राफा क्रॉसिंग से पलायन करना पड़ा। लेकिन इस हमले के बाद मिस्र और इजरायल में तनाव बढ़ चुका है। हालात जंग के मुहाने तक आ पहुंचे हैं। आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर गाजा से शुरू हुआ आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन सेंट्रल गाजा होते हुए दक्षिण पूर्वी गाजा तक पहुंचा। मगर अब इजरायली ब्रिगेड का फुल फ्लेजेड बारूदी एक्शन दक्षिण गाजा में जारी है। खान यूनुस से राफा क्रॉसिंग तक प्रचंड प्रहार जारी है, वो भी पहले से ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में। अब तक आईडीएफ दक्षिण गाजा के खान यूनुस शहर को दहला रही थी, ताबड़तोड़ अंदाज में बारूद बरसा रही थी। मगर बीती रात इजरायल के लड़ाकू विमानों ने राफा क्रॉसिंग पर एयर स्ट्राइक की, गाइडेड बमों और घातक मिसाइलों से प्रहार किया। और जानते हैं आईडीएफ के इस आसमानी प्रहार का नतीजा क्या हुआ? राफा क्रॉसिंग में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि स्ट्राइक में 250 से ज्यादा लोग घायल हुए। वैसे तो बीते साल अक्टूबर महीने से ही गाजा के कोने कोने को इजरायली सेना दहला रही है, मगर जैसे ही बीती रात राफा क्रॉसिंग पर आईडीएफ ने स्ट्राइक की, पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग राफा क्रॉसिंग पार कर मिस्र की तरफ भागने लगे और फिलिस्तीनियों के इस विस्थापन ने राफा क्रॉसिंग से सटे मुल्क मिस्र की नींद उड़ा दी। बस फिर क्या, मिस्र ने भी इजरायल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। आखिर कैसे, ये भी बताते हैं। मसलन मिस्र ने गाजा बॉर्डर के पास सेना की हेवी डिप्लॉयमेंट की, गाजा मिस्र के बीच फिलाडेल्फी कॉरिडोर की घेराबंदी की। इसके अलावा मिस्र ने बॉर्डर पर डिफेंस सिस्टम तैनात किया। भले ही इजरायल ने बम गोला बारूद से राफा क्रॉसिंग को दहलाया हो, लेकिन इस हमले ने मिस्र के साथ साथ पूरे अरब वर्ल्ड में खलबली मचा दी। सुपर पावर अमेरिका तक को बीच बचाव के लिए उतरना पड़ा। इजरायल को राफा क्रॉसिंग पर हमला न करने की वार्निंग देनी पड़ी। आखिर प्रेसिडेंट बाइडेन ने नेतन्याहू को क्या कहा, यह भी जान लीजिए। इजरायल को आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ी ठोस योजना के बिना गाजा की घनी आबादी वाले इलाके राफा क्रॉसिंग पर सैन्य अभियान शुरू नहीं करना चाहिए। इजरायल को तुरंत राफा क्रॉसिंग पर मिलिट्री ऑपरेशन रोकना चाहिए, क्योंकि इजरायल के इस कदम से पूरे अरब में अशांति फैल सकती है।
दरअसल राफा क्रॉसिंग पर प्रचंड अटैक करना नेतन्याहू की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि नेतन्याहू गाजा को हमास और फिलिस्तीनी नागरिकों से खाली करवाना चाहते हैं। वहीं मिस्र नेतन्याहू के इस कदम से भड़का हुआ है, क्योंकि अगर राफा क्रॉसिंग पर लगातार हमले हुए तो वहां मौजूद लोग मिस्र में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। कुछ तो अपनी जान बचाने के लिए घुसपैठ करेंगे। मुमकिन है कि इस विस्थापन के लिए लाखों लोग फिलाडेल्फी कॉरिडोर का इस्तेमाल करें। लिहाजा मिस्र ने फिलाडेल्फी गलियारे की सुरक्षा बढ़ा दी है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। दरअसल फिलाडेल्फी कॉरिडोर मिस्र और गाजा के बीच 14 किलोमीटर लंबा सीमाई क्षेत्र है, जो भूमध्य सागर से इजराइल के केरम शेलोन तक के एरिया में मौजूद है। आपको बता दें कि इसी गलियारे की मदद से गाजा से मिस्र में दाखिल हुआ जा सकता है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजरायली बलों का नियंत्रण था। साल 1979 में इस इलाके को बफर जोन घोषित किया गया। इस दौरान मिस्र और इजरायल के बीच शांति समझौता हुआ, जिसके तहत ही यहाँ गश्त होती थी। मगर 2005 के बाद से हालात बदल गए। ये इजरायली सेना के अधिकार क्षेत्र से हट गया और समझौते के तहत मिस्र ने अपने सैन्य अधिकारी यहाँ तैनात किए। तभी से ही इजरायल का मकसद साफ था, फिर से फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कंट्रोल, ताकि मिस्र से गाजा के बीच संपर्क टूट जाए। चोरी छिपे हमास के लड़ाके इस कॉरिडोर का इस्तेमाल न कर पाए, लेकिन अब इजरायल का प्लान पूरे गाजा पर कब्जे का है। लिहाजा आईडीएफ ने पहले सिलसिलेवार अंदाज में गाजा के एक इलाके को टारगेट किया और अब राफा पर मिलिट्री ऑपरेशन जारी है, ताकि लाखों फिलिस्तीनी राफा क्रॉसिंग से पलायन कर सिनाई आइलैंड में शिफ्ट हो जाएं। इजरायल की इस रणनीति से मिस्र खफा है। मिस्र ने इजरायल पर फिलाडेल्फी कॉरिडोर समझौता तोड़ने तक का आरोप लगाया है और मिस्र के समर्थन में अमेरिका भी खड़ा है। मगर नेतन्याहू किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। आईडीएफ ने साफ कर दिया है कि जब तक गाजा खाली नहीं होगा, जब तक गाजा से हमास का खात्मा नहीं होगा, तब तक गाजा के खिलाफ आईडीएफ का मिलिट्री ऑपरेशन नहीं थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ज़ेलेंस्की ने अपने सेनापति को तो हटा दिया, लेकिन अपना राज बचा पाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन के पूर्व कमांडर इन चीफ सिर्फ फौज में नहीं बल्कि आम लोगों के बीच भी बेहद लोकप्रिय हैं। कई वॉर एक्सपर्ट्स ने ज़ेलेंस्की को सावधान किया है। आशंका है कि जालुजनी ज़ेलेंस्की से बदला ले सकते हैं। किसी बगावत को टालने के लिए ज़ेलेंस्की अब यूक्रेन की सेना से जालुजनी के तमाम वफादारों को हटा रहे हैं। नई तैनाती के बीच यूक्रेन में कुछ तूफानी होने की आशंका बढ़ती जा रही है। जिसने पुतिन की सेना से इंतकाम लेने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, क्या वही अब ज़ेलेंस्की से बदला लेने वाला है? सिर्फ कमांडर इन चीफ बदलकर ज़ेलेंस्की अपनी सत्ता को कायम रख पाएंगे? यूक्रेन को लेकर जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसके मुताबिक बगावत की एक आंधी कभी भी ज़ेलेंस्की की सरकार को उखाड़ कर फेंक सकती है। ज़ेलेंस्की ने जिसे सेना के सुप्रीम कमांडर पद से हटाया, क्या वो ज़ेलेंस्की को सत्ता से बाहर करके ही दम लेगा?
बदन पर फौज की वर्दी पहने इस शख्स की चर्चा पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में है। वालेरी ज़ालुज़नी अब सेना के जनरल पद से हटाए जा चुके हैं और नए कमांडर ने उनकी जगह ले ली है। लेकिन मसला यही खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व अफसर ने ज़ेलेंस्की को चेतावनी दी है। पूर्व अफसर ने कहा है, ज़ालुज़नी को बर्खास्त करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ज़ालुज़नी को हटाने का मुद्दा राजनीतिक संकट खड़ा कर सकता है। दिसंबर में कीव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी ने एक सर्वेक्षण किया था, जिसके मुताबिक 62% लोगों को ज़ेलेंस्की पर भरोसा था, जबकि ज़ालुज़नी पर 88% लोगों ने भरोसा जताया था। CIA के पूर्व विशेषज्ञ ज़ालुज़नी की इसी लोकप्रियता को ज़ेलेंस्की के लिए बेहद खतरनाक मान रहे हैं। युद्ध के दौरान कमांडर इन चीफ को बदलना किसी देश की जीत की उम्मीदों को भी तोड़ता है। एक्सपर्ट के मुताबिक कमांडर इन चीफ को बदलने का फैसला तभी किया जाता है जब कोई देश हार रहा हो या फिर नाकाम हो रहा हो। अब इस तस्वीर को लेकर भी ज़ेलेंस्की को चेतावनी दी जा रही है। ज़ालुज़नी ने इस तस्वीर को अपनी बर्खास्तगी के कुछ दिन पहले ही पोस्ट किया। इस तस्वीर में पीछे स्टीफन वडेरा की तस्वीर नजर आ रही है। इस फोटो के आधार पर एक्सपर्ट्स यूक्रेन में बड़ी बगावत की उम्मीद कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 15 मार्च को ज़ेलेंस्की का कार्यकाल खत्म हो रहा है। युद्ध में मार्शल लॉ की वजह से ज़ेलेंस्की पद पर बने रहेंगे, लेकिन इसी समय यूक्रेन की सेना ज़ेलेंस्की के खिलाफ बगावत कर सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की के पास ज़ालुज़नी को हटाने की कोई ठोस वजह नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि ज़ालुज़नी को ज़ेलेंस्की ने व्यक्तिगत वजहों से निकाला है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने अपने वफादार कमांडर को कमांडर इन चीफ बनाया है और अब लगातार सेना में बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं। यूक्रेन में कई कमांडर हटाए जा रहे हैं। खासतौर से सरकार उन कमांडर्स को हटा रही है जो ज़ालुज़नी गुट के माने जाते हैं। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि ज़ालुज़नी की फौज पर पकड़ बहुत कमजोर हो जाए, लेकिन एक्सपर्ट्स उनकी लोकप्रियता को ज़ेलेंस्की के लिए ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं। यूक्रेन के लोगों के समर्थन को खत्म करना ज़ेलेंस्की के बस में नहीं है और यही समर्थन यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन की वजह भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।